नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। हमारे साथ इस समय सुजनदार पंचायत के पूर्व सरपंच तेज सिंह जी हैं और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। इसके अलावा भी कुछ और मुद्दों पर भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जो है पांगन देवता में सभी स्टेक होल्डर्स की, जो बुमाग के तमाम लोग हैं जो विभिन्न पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके साथ ही अलग अलग संस्थाओं से जो लोग जुड़े हैं, उनकी एक बैठक जो है पांगन देवता देवस्थान में हुई है। और आपको बता दें कि वहाँ पर डिलिमिटेशन के मुद्दे पर चर्चा की गई है और अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय रखी है। और सुनने में ये भी आया है कि बुमाग को अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग कहीं ना कहीं तमाम लोगों द्वारा उठाई गई है। उस पर भी इनसे बातचीत करेंगे। तेज सिंह जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप डिलिमिटेशन के मुद्दे पर, क्योंकि आप बुमाग से आते हैं, सुजनदार पंचायत के पूर्व सरपंच भी रहे हैं। वो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई, आपको मौका नहीं मिला इस बार चुनाव लड़ने का। क्या कहना चाहेंगे डिलिमिटेशन? क्या आप भी मानते हैं कि बुमाग को अलग विधानसभा क्षेत्र बना देना चाहिए या फिर रियासी के साथ ही रखना चाहिए, या कुछ और समीकरण आप बनते हुए देख रहे हैं? रियासी अपडेट का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे जो मौका दिया अपनी बात रखने का। सुजनदार पंचायत हमारी रिजर्व्ड है और वहाँ से मुझे ही मौका मिला है, क्योंकि हमारी पंचायत से जो सरपंच है वो अनअपोज्ड हैं। तो मेरे पिछले टाइम का अगर कोई बिहेव है, मुझे लगता है उसका भी उसमें योगदान कहीं रहता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम ही सरपंच हैं। और आपको मौका मिला है, मतलब आप जाने वाले हैं डिलिमिटेशन की जो मीटिंग है वहाँ पर आप जाएंगे अपनी बात रखने, आपको वहाँ नियुक्त किया गया? नहीं, मैं वहाँ पे तो नहीं जा पा रहा हूँ। वहाँ पे हमारे पहली चीज़ तो जो बुमाग के अंदर से जो एक एनजीओ बनी है श्री पांगन देवता देवस्थान डेवलपमेंट कमेटी, वो अपनी बात वहाँ पे रखेंगे। उनके लिए वहाँ पे जो एक मौका है वो उनको मिला है। और उसके साथ फिर इस बात को देखते हुए कुछ कमेटी में आप भी हैं क्या, और आप भी जा रहे हैं उस कमेटी में? नहीं, उस कमेटी का मैं सपोर्टर ज़रूर हूँ, लेकिन उस कमेटी में मैं एक फॉर्मल जो मेंबरशिप मेरी में नहीं है उसमें। इसलिए जो उसके जो डिसिप्लिन के हिसाब से जो उसके मेंबर हैं वही जाएंगे, और उन तक हमने अपनी बात रखी है पब्लिक के द्वारा, और मैंने खुद भी रखी हुई है। और दूसरा जो है बीजेपी का ग्रुप जो यहाँ से रियासी से जाएगा, वो तो स्वाभाविक तौर पे हमारे डीडीसी चेयरमैन हैं, उनकी नुमाइंदगी में रहेगा वो। और फिर इस चीज़ को देखते हुए कि बुमाग से एक ग्रुप जा रहा है जो लोगों का प्रतिनिधित्व करने, तो उसी के पैरेलल एक और सरपंचेस का शायद कुछ ग्रुप और कुछ मिक्स करके शायद और भी ट्राई की है, हो सकता है वो भी जाएंगे। तो सरपंच भी लोगों के नुमाइंदे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। और हम उनसे ये अपील करेंगे कि बात सारे एक ही रखें, ग्रुप चाहे जितने भी जाएं। इस विषय में मैं जो बात रखने वाला हूं। बात लोकतंत्र में तो अलग अलग मत हो सकते हैं। तो जो पांगन देवता में 2 दिन पहले बैठक हुई है, उसमें आपकी जानकारी में क्या आया है? क्योंकि आपने कहा कि आप मौजूद नहीं थे। क्या जानकारी में आया, क्या कुछ फैसला लिया गया? क्या एक जुटता के साथ कोई फैसला, निर्णायक डिसीजन पर पहुंची है जो भी लोग वहां पे पहुंचे थे, या फिर कुछ स्पष्ट तौर पर फैसला सामने अभी तक नहीं आया? बुमाग का जो क्षेत्र है ये 60,000 आबादी का है, तीनों तहसीलों को मिला के। अरेस्ट बाय उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, चूँकि सेंटर के रिकॉर्ड में जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की ही है, उसके आधार पे उसी को यूनिट मान के अभी जो डिलिमिटेशन होने जा रही है, जिसका एक एक्ट पास हुआ है, वो बहुत सारी बातें चर्चा में आ रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं। कुछ अच्छे जो सुलझे हुए तजर्बाकार लीडर हैं वो भी बता रहे हैं इस बात को, और जो लीगल ओपिनियन है वो भी हम ले रहे हैं। तो उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी रहनी है या डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहनी है, डिस्ट्रिक्ट का कहीं जिक्र है नहीं। लेकिन 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डीडीसी द्वारा, जो कि भाजपा के ही थे, कटरा और पौनी तहसील के 4 डीडीसीज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनके साथ कुछ सरपंच व अन्य लोग भी थे। उन्होंने कहा कि जिले के अंदर के ही विधानसभा क्षेत्र बनेंगे, जो बाहर के इलाके होंगे उन्हें दूसरे जिलों में कर दिया जाएगा, जो जिले के बाहर के होंगे। लेकिन आप उसके विपरीत बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बाहर के भी बन सकते हैं। अभी स्पष्ट कुछ नहीं है। जी, डेफिनेटली मैं अलग बात कर रहा हूँ, लेकिन बात नहीं, जो मेरी एक डिमांड है। और अगर ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूंसी रहनी है, और इसका मतलब फिर पौनी वालों को भी इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया कि आपको यहाँ से हम रजौरी में लगा रहे हैं लेकिन ना लगने नहीं देंगे। तो फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जिले के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूंसी रहनी है। तो उस तरीके से जो पैनिक है वो फिर बीजेपी के अंदर ही क्यों है? फिर कभी बात ये आती है कि कटरा बुमाग को रियासी के साथ लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि इसको हम अरनास के साथ लगा रहे हैं, तो फिर दूसरा उनका नुमाइंदा आ जाता है कि नहीं, हमें ऐसा होने नहीं देंगे। तो इसलिए इनका जो कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी अधिकारी की हैं, वो पार्टी लेवल पे या फिर इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो बीजेपी से हैं खास करके, तो उनके कन्फ्यूज़न को लेके पब्लिक जो है वो असमंजस है। अब बुमाग का जहाँ तक एक स्पेशल ताल्लुक है, वो 3 तहसीलों का जो एरिया है वो तहसील बनने का, अपना अलग से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी बनने का हकदार है। कौन कौन सी तहसील? तहसील इसमें मोंगरी आएगी, तहसील पंचारी आएगी और तहसील बुमाग आएगी। और इन तीनों तहसीलों को मिला के जो
कम पॉपुलेशन पड़ती है तो कोई भी एडजॉइनिंग तहसील उठा के उसके साथ लगा दें, क्योंकि तहसील को डिस्टर्ब नहीं करना है। जे उसकी जो कमीशन में गाइडलाइन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक्ट पास हुआ है जे है, इसके लिए इन तहसीलों में अगर वोटर आप 60,000 बता रहे हैं या कुल पॉपुलेशन आप 60,000 बता रहे हैं? पॉपुलेशन इसकी 60,000 है और वोटर उसका कम करके जो परसेंटेज निकलती है, या फिर हमारे पास जो वोटर लिस्ट के आंकड़े हैं पोलिंग स्टेशन वाइज, तो वो 43,000 हैं। तो इसलिए 1 लाख पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनना जो है, कमीशन में जो गाइडलाइन मिली है, कमीशन इसके ऊपर काम कर रहा है, तो वो 1 लाख पूरा करने के लिए या 90,000 के आसपास करने के लिए कोई भी तहसील उठा के लगा दें, लेकिन जो बेस है वो बमाग रहे उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। चूँकि 7 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर बननी है, जिसमें से 4 के लिए बात है कि जम्मू की बनेगी। अब 4 में हम चाहते हैं कि कम से कम एक जो असेंबली सेगमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर पुराने को दे दी जाए, और अगर उधमपुर में आती है पुराने डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके लिए जो एरिया डिजर्विंग है वो जो बमाग का पहाड़ी क्षेत्र, जिसकी 3 तहसीलें और कोई एक और एरिया जहाँ कम पड़ता है वो लगा सकते हैं इसके साथ। उसमें पब्लिक को कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ है अगर तो वो ये है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो बीडीसी की बात करें, चाहे डीडीसी की बात करें, चाहे डीडीसीज की बात करें, तो इन्होंने जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ है, जो तमाशा दुनिया देख रही है, हम चाहेंगे जो इस तमाशे को बंद करते हुए कम से कम एक आवाज़ जो है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंगल लाइन पे बात करें कि हमको ये कॉन्स्टिट्यूंसी बमाग के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी बनाना चाहते हैं उसके ऊपर एक रूपरेखा हो सीधे तौर से कि ये बनानी है, अगर डिमांड करते हैं। और अगर ये कहते हैं कि नहीं हमने बना दी है तो फिर तो बात ही खत्म है। या फिर कहते हैं कि हमसे ये नहीं बन रही है तो पब्लिक को बोलें, पब्लिक उसके लिए आवाज़ अपनी रखेगी आगे, तो वो गवर्नमेंट तक बात जाएगी। अब ये किसी भी बात पे स्टैंड नहीं करते हैं, यू टर्न लेना इनकी आदत है। कभी किसी बात पे यू टर्न है, कभी किसी पे है। तो अब ये कहते हैं पहले कि नहीं जी ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगी, अब कह रहे हैं कि नहीं जी इसको हम अंदर से भी आगे पीछे हटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक के अंदर जो कन्फ्यूजिंग सिचुएशन उन्होंने तैयार की हुई है, इसको हम कहते हैं कि जी इसका एंड करिए। आज का दिन है, आज शाम को कमीशन से मिलने वाली हैं हमारे सारे जितने भी ग्रुप रियासी से जाएंगे, उसमें बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस जो है वो खुले तौर पर सपोर्ट कर रही है। कल यहाँ के जो पूर्व विधायक और मनस्से साहब हैं, उन्होंने बड़े एक ऊंचे लेवल का जो जितना भी नॉलेज था वो दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को समझते हुए, डिस्ट्रिक्ट को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उनकी जो हमने मीडिया में स्टेटमेंट देखी वो तो काबिल तारीफ़ है। उसमें तो कहीं कन्फ्यूज़न है नहीं और उन्होंने कहीं कन्फ्यूज़ किया भी नहीं। अब ये हरीश देव जी जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसमें कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है, साफ तौर से है। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जहाँ से नुमाइंदे जाएंगे वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर जो बननी है कॉन्स्टिट्यूंसी, तो रियासी और उधमपुर का कहीं भेद है नहीं है वो रिकॉर्ड में। तो एक तहसील को ही डिस्टर्ब नहीं करना है, बाकी कहीं कानून में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसलिए ये सब कह रहे हैं कि बमाग ही जहाँ पे डिजर्व करता है, तो फिर क्यों जो बीजेपी जो है वो डबल रोल करती है। इनको सीधा कहना चाहिए कि ये हमारी डिमांड है, और जब लोगों को कहेंगे ये हो जाएगा हल, हमारी पार्टी जो गवर्नमेंट इसको कर रही है। एक तो आपने कहा कि उधमपुर की 2 तहसीलें और ये मिला के या फिर एडजॉइनिंग कोई तहसील उठाकर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाए, अगर बाहर के क्षेत्र जोड़े जा सकते हैं। दूसरा रास्ता क्या देखते हैं आप? अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी है तो फिर बमाग को रियासी के साथ ही रखना चाहिए, या कुछ और रास्ता भी आप देखते हैं, या फिर कुछ अरनास के साथ भी जोड़ा जा सकता है, या कटरा और बमाग या कुछ और क्षेत्र अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकते हैं? इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि अगर तो डिलिमिटेशन नहीं होती तो ये रियासी का ही एक हिस्सा था, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अरे डिलिमिटेशन करनी है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर अगर सीट बढ़ानी है तो फिर बढ़ती वही है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डबल ऑप्शन है ही कोई नहीं। जब बढ़ानी है इन्होंने तो हमें डिमांड करनी है और हम डिज़र्व करते हैं उसके लिए। हम यहाँ से जाने जहाज़ में उड़ने के लिए जम्मू के लिए टिकट हमने ले लिया, हमको जम्मू जाना है, टारगेट है, तो हमारे पास नीचे रास्ते में जहाज़ को क्रश करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमको तो सीधे जाना है, हम उसके लिए तैयार ही नहीं है कि जहाज़ गिरेगा हम फिर सीधे पड़ेंगे, उल्टे पड़ेंगे। लास्ट ऑप्शन हम ले सकते हैं पैराशूट का, कि उसमें हम कहीं साइड पे गिर जाएं इनकेस अगर कोई इंसिडेंट होता है। तो वो इंसिडेंट जब होगा तब देखेंगे। फिलहाल तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। हमको तो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी जो पब्लिक चाहती है वो होनी चाहिए। तो सिंगल लाइन पे जो बात करें उस बात के ऊपर लोगों को कन्फ्यूज़ ना करें और ख़ुद कन्फ्यूज़ ना हो, इस बात के ऊपर मैं पुख्ता एक राय रखें। तभी मैंने इस बात को रखने की कोशिश की है मीडिया में कि हमारे पास सीधे करने का, उल्टे करने का, टेढ़े करने का, फ्रैक्चर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है सीधा वहाँ पहुँचने का। अगर नहीं पहुँचते हैं, इंसिडेंट हो जाता है, तो फिर वो कंप्रोमाइजेबल है। आप स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि 2 तहसील उधमपुर की और बमाग की और उसके एडजॉइनिंग जोड़कर एक विधानसभा, यही आपकी मांग है। और पांगन देवता में क्या लोगों ने मांग रखी थी? जो आप मांग रख रहे हैं क्या वही मांग थी या कुछ और मांग उन्होंने रखी? बड़ी देर से इनका ये जो चल रहा था ड्रामेबाजी, 2 साल से 1.5 साल से जब से कमीशन का गठन हुआ, एक नेता साहब अलग बात रखते हैं कि रियासी के नाम भी लीजिए। कुलदीप दिवे जी का अपना प्रपोजल है, सरब सिंह जी का अपना प्रपोजल है, नंदा जी का अपना प्रपोजल है, और इनका
बलदेव राज जी का अपना प्रपोजल है। इन तीनों के प्रपोजल जो हैं वो कहीं एक लाइन पे नहीं है। बलदेव जी का कटरा को अलग करने का है। जी हाँ, कटरा को रद्द करने का हमें उनसे एतराज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बमा के लिए इन्होंने क्या रखा है किसी की स्पष्ट राय नहीं है। उसमें सरब सिंह जी जब जम्मू जाते हैं, प्रपोजल इनके जितने भी जाते हैं वो सारे एक्स MLA रामनगर के जो पठानिया साहब हैं उनके थ्रू जाते हैं, उनको यहाँ पे नियुक्त किया था। अब वो प्रपोजल जब अशोक कौल जी के पास जाते हैं, मैं भी इनमें साथ रहा हूँ, तो एक बार जब बात मेरे सामने हुई थी, उन्होंने कहा था कि यार जो भी प्रपोजल रियासी से आ रहा है ये सिर्फ इस बात को लेके आ रहा है कि मुझे MLA बनने में सुविधा कैसे होती है। बीजेपी के एंगल से पब्लिक के लोगों के बारे में नहीं सोचा, लोगों के बारे में, बीजेपी के बारे में जो नहीं सोच रहे हैं, जो अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे जीत सकता हूं। तो कहीं ना कहीं उसमें सरब सिंह जी थे, वो फेल रहे अपनी बात रखने में। तो इन्होंने जो प्रपोजल लिया हुआ था वो उस वक्त तो इन्होंने छिपा लिया। अब आगे फिर कहाँ उन्होंने किस पिछले दरवाजे से कहीं एंटर किया नहीं किया, लेकिन साल जी चुप रहे, कहते कि बीजेपी जो है वो हमारी बात नहीं सुनेगी पब्लिकली, जो पब्लिक कहेगी जो हम कहेंगी, इसलिए जो हो रहा है वो ऊपरी लेवल पे हो रहा है, मैंने अपनी बात रख ली है, अब निश्चिंत रहिए। तो स्वाभाविक तौर पर हमारे बमा के नेता हैं, हम तो उनसे सहमत थे ही कि जो हमारी बात जो है वो ठीक से रख रहे होंगे। लेकिन अभी जब कमीशन वजूद में आया और ये बात कंक्लूड होने पे आई कि लोग उनके पास अपनी बात रखेंगे और ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसियों का फैसला हो जाएगा। अब इन्होंने ये कहा कि जो विद इन डिस्ट्रिक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी रहने का शक है, और फिर दूसरा एंगल ये फिट करते हैं कि रियासी हो सकता है रिजर्व हो जाए तो ये एरिया कहीं और लग जाए, तो मैं उसके साथ जो कुछ ऐसी बातें भी वहाँ पे निकली। लेकिन ये यू टर्न लेंगे इस बात पर मुझे भी पता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से ये DDC बने हैं उसके बाद कभी रोज़गार की बात आई हो, कभी बिजली पानी की बात आई हो, कभी और छोटी मोटी बहुत सारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं लोगों की, इनका जो बिहेव है उस बिहेव को लेके जब लोग परेशान हुए तो हमने इनसे बातें करना शुरू की कि आप थोड़ा सा गलत लाइन पे जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जो ग्रुप इनको सजेस्ट करता है इन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात है कि इन्होंने क्या किया कि उस ग्रुप को अपना जो पॉलिटिकल इनका एग्जिस्टिंग ढांचा जिसको जो मान के चल रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों का है मुझे नहीं पता है, वो अपने आप में ही मेडिकल एक बोर्ड बन बैठे हैं। वो कहते हैं जो बात रख के हमें बताने की कोशिश करे कि ये काम आपको करना है तो उसको मेंटली डिक्लेयर कर देते हैं। जे तो ऐसे करके जो पूरे बमा का ग्रुप इनके साथ जो जी जान से काम करता है उनको इन्होंने मेंटली डिक्लेयर करके चर्चा में रख के साइड कर दिया, जिनमें आप भी हैं। स्वाभाविक तौर पे मैं भी हूँ, मेरा पता नहीं तीसरा चौथा पांचवा छठवां आठवां नंबर है या पहला भी मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन चर्चा में कुछ और नाम भी बताएंगे। बहुत सारे नाम हैं इसमें, नाम तो अपने आप खुल के आएंगे सामने ना। तो वो बात सामने आई जब इन्होंने कहा कि जो मेंटली ग्रुप है डिक्लेयर कर दिया, मेंटली जो बिजली मांगे, जो पानी मांगे, जो अस्पताल मांगे, जो सड़कों की हालत जो पड़ी है, पसियाँ उठाने की बात करे, और फिर जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जो तहसील हेडक्वार्टर की बात करें, जो रोज़गार की बात करें कंपनियों के अंदर, वो मेंटली डिक्लेयर हो जाते हैं इनकी नज़रों में। और उसमें यूथ पढ़ा लिखा हमारा शामिल है, इंजीनियर लोग शामिल हैं, दिहाड़ीदार शामिल हैं, ड्राइवर शामिल हैं, और भी पढ़े लिखे लोग जो उसमें शामिल हैं। तो वो सारे लोगों को जब इन्होंने एक लाइन पे छोड़ के कहीं और काम करना शुरू कर दिया, तो अब की दौर में फिर ये एक मीटिंग का जो गठन हुआ वहाँ पे, तो तब इनको पता चला कि बमा के अंदर ये इतना ही ग्रुप नहीं और जो जनता आई है ये भी मेंटली हो गई है। तो उनको भी इन्होंने मेंटली समझ के मुझे लगता है कुछ इधर उधर जो लिपापोती करने की कोशिश की है। तो अब मुझे लगता है कि बमा के अंदर सिर्फ वो एक ग्रुप या फिर बमा की मीटिंग में जो 100 लोग शामिल हुए वो ही नहीं, 14,470 में से पॉपुलेशन और 10,300 जो वोटर है उसमें से मुझे लगता है 10,200 के करीब मेंटल लोग बमा के होंगे इनकी नज़रों में आज की डेट में। तो मैं समझता हूं कि ऐसी जो आप पब्लिक के लिए, अपने जो वोटर सपोर्टर के लिए जो एक विचारधारा रखते हैं, आप इससे प्लीज़ बाहर निकलिए, लोगों को इंसाफ दीजिए। ये भी इसमें आज मैं जोड़ना चाहूँगा इस बात। आरोप लगा रहे हैं आप DDC चेयरमैन रियासी के सराफ सिंह नाग पर कि जो बिजली पानी या अन्य मुद्दों की जनता से जुड़े मुद्दों की बात करता है उन्हें कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती और अपना जो उनका दायरा है, एक जो लोग उनके साथ रहते हैं उनसे उन्हें बाहर कर दिया जाता है। ये स्पष्ट तौर पर आप कह रहे हैं? जी जी, सामने देखने में लग रहा है कि सुजनदार से जो रोड जाती है सरोड कोट के लिए, ये हमारी 10 साल से एक जगह पे अटकी हुई है। 2008 में जो सैंक्शन होके 11 तक बन गई थी, उस वक्त के MLA जो है उन्होंने शुरू करवाई थी, वो सबको पता है, हमारे यहाँ पे एक्स मिनिस्टर साहब रहे हैं, उधर से भी उसका एंड हो गया था। अब जब बात इनके सामने रखते हैं कि इस रोड को बनाइए, तो जो ऑनरेबल MOSPMO में है उन्होंने तो अनाउंस की हुई है, इसके लिए कॉरस्पॉन्डेंस भी हुई है। अब इनके मुंह से जो बातें निकलती हैं पब्लिकली और उसके लिए पुख्ता सबूत हैं, तो कह रहे हैं नहीं जी हमें ऐसी बात नहीं की हुई है, पब्लिक में बात कही है कि इसमें जंगल है, रोड बनती नहीं है। मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ। अब रोड में जंगल आ जाता है, हेडक्वार्टर जब तहसील का बनाना हो वहाँ पे रोड नहीं होती है। अगर बेरोज़गार जो लोग हैं वो बात करें तो कहते हैं नहीं, रातों रात में जो है बीज लगा के सुबह पेड़ नहीं तैयार होते हैं, और उसके बाद कहते हैं नहीं जी ये कंपनी एक जा रही है इसको अब जाने दो, अब जो दूसरी आ रही है इनसे अभी जान पहचान करनी है। इस किस्म की जो इनकी प्रैक्टिस है, अगर उसके ऊपर कोई इनको करेक्ट करने की बात करता है कि आप इस सिस्टम को, व्यवहार को बदलिए, तो ये कहते हैं नहीं जी ये पागल हो गए लोग। मेरा कहने का मतलब जो मैं फिर से कह दूँ, स्पष्ट कर दूँ कि कोई भी काम है, मुझे पता है अभी मैंने बोला तो अभी नहीं शुरू हो जाएगा।
डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज सिंह समझता है और दुनिया बमा की समझती है, रियासी वाले भी समझते हैं। तो खैर रियासी की क्या हम बात करें, क्योंकि रियासी तो ये जो सेटअप बना हुआ है पॉलिटिकल आज का, जिनके खिलाफ हम बात कर रहे हैं, रियासी वालों से तो इनको लेना देना ही कुछ नहीं है। जब बमा के अपने नहीं हुए तो रियासी की क्या बात करेंगे डेवलपमेंट कीजिए, वो एक अलग विषय हो जाएगा, उसके ऊपर अगर बात करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि अगर मेरी बातें फैक्ट से कहीं बाहर जाती हैं तो ये सामने आके बात करें, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप अब भाजपा के नहीं हैं, किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं, इसलिए ये बातें आप कर रहे हैं, उनके खिलाफ इसलिए आरोप ये तमाम जो हैं वो आप लगा रहे हैं। अब आप स्पष्ट करिए कि आप भाजपा नेता हैं, इस समय मौजूदा समय में किस पार्टी से आपका ताल्लुक है? मैं 15 साल इनके साथ रहा हूँ। 15 साल का मेरा पहले सियासी जो है वो अपना समाजी कैरियर है, तजर्बा है। 15 साल आप डीडीसी चेयरमैन के साथ रहे हैं, या फिर उन्होंने तो नौकरी काफ़ी लेट छोड़ी थी, 15 साल आप काफ़ी लंबा वक्त? इन्होंने 2005 से अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू की थी। मैं तब कांग्रेस में काम करता था, सीधी सी बात है। नौकरी के दौरान ही की? हाँ, नौकरी के दौर में इन्होंने शुरू किया, सारी दुनिया जानती है। अब बाद में इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़े इन्होंने लेट जाके, उसके बाद इन्होंने एनसी में भी ट्राई की, पीडीपी में ट्राई की, कांग्रेस में भी गए, लेकिन मैं इनके साथ रहा। तो आज की देर में भाजपा में नहीं थे लेकिन इनके साथ थे आप, जब ये भाजपा में आए तभी आप भाजपा में आए? बिल्कुल, मैं तभी से भाजपा में हूँ। मैं भाजपा के खिलाफ कभी नहीं बोला, मैं आज भी नहीं बोलूँगा। लेकिन इनकी जो पॉलिसी अगर अपनी है तो फिर इनके खिलाफ बोलूँगा, अगर यही पॉलिसी भाजपा की इनके थ्रू इम्प्लीमेंट होती है तो फिर भाजपा के खिलाफ भी ये बात जाए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कि मैं किस पार्टी में जाना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं जाना आप भाजपा में नहीं, आप ये कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं आप, भाजपा ने जो चेयरमैन बनाया है उन्हीं का विरोध आप खुले तौर पर आप करते हुए दिख रहे हैं। भाजपा में आप हैं या भाजपा आपने छोड़ दिया? कोई लेटर भी आपने लिखा है या फिर अभी अलग आप भाजपा से खुद हो? मैं जी साहब बता दूं, मैं सरब सिंह जी के पीछे हूँ। सरब सिंह जी जिस वक्त भाजपा से निकाल देंगे तो मैं भाजपा से आउट हूँ। अब जब तक वो नहीं निकालेंगे मैं भाजपा के अंदर हूँ। मैं किसी और के साथ मैंने ज्वाइन ही नहीं किया हुआ है। अब मैं किसी को और ना तो गिला कर सकता हूँ इस बात का, ना किसी के साथ में बात कर रहा हूँ। ये भी सुनने को आ रहा है किसी और पार्टी में आप जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए ये ग्राउंड जो उनके खिलाफ एक तैयार की जा रही है, एक हवा तैयार की जा रही है सरब सिंह नाग जी के खिलाफ। नहीं, ग्राउंड तैयार तो किसी वजह से होती है ना, धुआं तो वहीं निकलता है जहाँ आग जलती है। अगर ग्राउंड को ख़राब होते दिख रहे हैं जी, अगर सच में ऐसा है तो फिर ये ग्राउंड ख़राब इनको होने देनी नहीं चाहिए। इनकी ग्राउंड ख़राब हो रही है या मेरी हो रही है, क्वेश्चन तो ये है। मेरी अगर ग्राउंड खराब हो रही है तो उसके लिए तो मैं जिम्मेवार हूँ, मुझे खुद ही सुधारना है। आप सोच रहे हैं, ये मुद्दे उठा रहे हैं, ये जनता भी क्या बमाग की सोच रही है या फिर कुछ लोग ही हैं जो ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि समय जो है अभी काफ़ी कम हुआ है, 5-6 महीने का शपथ लेने के बाद ही वक्त हुआ है, तो इतने कम समय में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो गिना रहे हैं वो आपको नहीं लगता कि जल्दबाजी है थोड़ी? मैं यही कह रहा हूँ कि एक दिन में कोई काम होता नहीं, इसको हम भी मानते हैं और दुनिया भी इसी बात को मानती है। लेकिन डेवलपमेंट का और मुझे ये सारे सिस्टम का पता ही ना हो अपने 30 सालों के सियासी और पॉलिटिकल इस कैरियर में, तो फिर ऐसी भी तो बात कहीं बाजब नहीं है ना। मैं बात वही करूंगा जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो सकता है। अब प्रोजेक्ट तो एक दिन में नहीं होता, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए कोई अप्रोच करता है तो उसके लिए रिस्पांस क्या मिलता है, बिहेव क्या रहता है, वो तो उसी वक्त इमीडिएट उसके हाथ में होता है जो नुमाइंदा होता है। तो उसको लेके मुझे पहले दिन बात करनी चाहिए। मैं तो फिर भी 8 महीने के बात कर रहा हूँ। 8 महीने के अंदर जो मेरे पास से इनपुट्स हैं सारी, उसके आधार पे मैंने ट्राई किया। ट्राई करके जब मैं भी उसी लाइन में खड़ा होता दिखा तो फिर मैंने बात मीडिया में रखी। 8 महीने अभी नहीं हुए और क्या बिहेवियर उनका बदल गया जीतने के बाद, आप ये कह रहे हैं? ये बहुत लंबी बात होती है इसके ऊपर, क्योंकि मैं 10,000 जो लोग हैं ना वोटर, उनकी अलग अलग राय के मुताबिक कम से कम 5-6 हज़ार लोग जो हैं वो टच में इस दौर तक जो आ चुके हैं, और बाकी लोगों की वो बात करने वाले लोग हैं, सिर्फ वो इंडिविजुअल नहीं है। इसलिए अब बताइए, रोड का मुद्दा जो है वो पब्लिक का है कि नहीं? जब वहाँ जंगल आ जाता है तो फिर जवाब क्या देना है? तहसील हेडक्वार्टर का अगर मुद्दा आ जाता है, वो तो 10 साल इन्होंने भी देखा हुआ है, मैं और ये साथ मिलके उसके ऊपर प्लानिंग किया करते थे। अब 10 साल के अंदर भी तहसील हेडक्वार्टर को फिक्स करने के लिए कहते हैं नहीं, पहले तो वो फिक्स किया था इनकी मर्जी से। अब इनके दिमाग में क्या आया है, ये क्वेश्चन मार्क है कि नहीं जी 3-4 किलोमीटर रोड है, वहाँ पे उसके बिना तहसीलदार साहब और बीडीओ साहब ऊपर नहीं जा सकते। हालांकि तहसीलदार साहब के कामकाज में आज हमें कोई दिक्कत नहीं है। बमाग के अंदर जितने भी काम होते हैं वो यहाँ पे रियासी में, और वो घर में उधर जाके लोगों के काम कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ये तहसीलदार तो नहीं रहेंगे ना, बीडीओ साहब फिर भी जो है वो बाहर से। अब इलाके के अंदर और दफ्तर आने हैं, तो वो दफ्तर जब तक आने हैं उनके लिए जगह तो चाहिए ना, वहाँ पे बैठना कहाँ है। ये अभी कहते हैं कि रोड जो है वो 40 करोड़ रुपए की स्कीम है, अभी उसको नबार्ड में जाना है, उसके बाद फिर उसकी इनलिस्टिंग होगी, फिर वो प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा, फिर टेंडरिंग होगी, फिर बड़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो 5-6-10 साल का जो प्रोजेक्ट बताते हैं, अगर सब कुछ सीधा साधा ठीक ठाक रहा तो। अगर बीच में कहीं गड़बड़ रहा तो फिर वही हाल जैसे सुजनदार से रोड को 12 साल हो गए हैं, तो पता नहीं 12 और लगने हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इनका इसके ऊपर रिस्पांस ठीक से नहीं आता है, जो पब्लिक समझती है कि हमारे लिए, देखो आजकल कोई बच्चा तो है नहीं जो वोट देता है 18 साल का आदमी, उसकी जो जजमेंट नहीं है कि मेरा नेता मेरे से जो बात कर रहा है वो मेरे हक में हो रही है, इसके ऊपर विचार करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी बातों को मानते हुए, और फिर ये हमारी कंपनियाँ, मुझे बताइए, आपने भी सुना होगा
कि हम 3-4 साल पहले और 5 साल पहले कंपनियों के खिलाफ एक गिरोह करके ग्राम मोड़ से लेके इनके हेडक्वार्टर तक हमने इतना बड़ा प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के बाद इनके 2-4 लोग शायद उसमें कुछ एडजस्ट, रेलवे कंपनियों की आप बात करें, रेलवे कंपनियों की, और ये उसमें बड़े एक्टिविस्ट थे उस वक्त। हम तो इन्हीं को आगे लेके चल रहे थे, हम तो आगे निकले नहीं, लेकिन प्लानिंग हम भी करते थे। लेकिन उसके बाद एकदम क्या ऐसा हो गया कि जो लोग इनके साथ काम करने के लिए तैयार थे, जिनकी प्रॉब्लम थी, उनमें से कोई बंदा ठीक से तो एडजस्ट हुआ नहीं, और 2-4 लोग जो हुए हैं तो वो ठेकेदार एडजस्ट हुए, उनकी और बात है। अब 10 और 12 साल के बाद भी जो लोग इनके भरोसे बैठे हैं, सरपंच साहबान जिस पंचायत से हैं, वो चाहे ग्राम की पंचायत की बात करो, या आप सिरसुनवा की बात करो, सरपंच साहबान की वहाँ पे एकदम चलती है, खुले में चलती है। जो वो कहते हैं वो कंपनियाँ मानती हैं और मान रही हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हमारे चेयरमैन हैं, ये 8 पंचायतों से काउंसलर हैं, अब डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं। अब मुझे बताइए कि लमसोरा पंचायत जिसका इन्होंने धड़ल्ले से वहाँ पे काम करके इतनी तबाही हो गई है, क्या उनको जस्टिफिकेशन वहाँ पे मिली है? जो खुद बोले ना, जस्टिफिकेशन क्या है इसमें? कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोगों को कंपनसेशन ठीक से मिले हैं, कितने लोगों के पानी के सोर्स डिप्लीट हुए हैं? वहाँ की सरपंच ने भी ये मुद्दे, सरपंच ने वहाँ पे कोशिश की है बात करने की, लेकिन मुझे लगता है कि सरपंच का जो एक लिमिटेड जितना एक दायरा होता है उसके अंदर में रह के कोशिश बड़ी अच्छी की है उन्होंने, लेकिन उस चीज़ को कहीं किसी ने कंसिडर किया नहीं है। जो बीडीसी साहब से उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, जो डीडीसी साहब से मिलनी चाहिए थी, वो तो उन्होंने खेल में मजाक में निकाल लिया। अब उनका इंटरेस्ट क्या है कंपनियों के साथ, और इनके साथ उनकी जो इग्नोरेंस है वो क्या है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है उनकी बातों से लगता है। तो अब सारी बातें अगर जो हम कुल मिला के देखें नटशल में, तो बीडीसी को अपने डीडीसी काउंसलर और जो हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं, इनको एक रणनीति बना के बमा के अंदर कंक्रीट इनके पास प्रोजेक्ट क्या है, रोड मैप क्या है, वो तो कहीं डिस्प्ले किया नहीं। अब ये बातें अगर मेरे खिलाफ, मुझे तो खैर ऐसा तो नहीं मैंने सुना कि मुझे वो किसी दूसरी पार्टी का समझ रहे हैं, लेकिन हाँ इतना अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर वो कोई उनके दिल में बात होगी। तो उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर कहीं दूसरी पार्टी के पास जाते हैं तो एक जगह से डीडीसी हमारे काउंसिल के चेयरमैन है, नया ओहदा है, लेकिन लोगों की नज़रें में कैबिनेट मिनिस्टर है, और कैबिनेट मिनिस्टर साहब से बंदा जो काम करके दिन रात उनके खास लोग जिसको मानते हैं, अगर वो बंदा साइड पे हो जाके कहीं जंगल में जाके अगर कोई झाड़ियाँ उखाड़ के अपनी ग्राउंड बनाने की कोशिश करता है कि मैं मक्की जहाँ पे लगाऊँ, बीज जहाँ पे लगाऊँ, तो इसका मतलब ये है कि लालच किसको है? अब तो बनाया उनके पास छोड़ के जाएंगे अगर जाएंगे जब भी, फिलहाल तो जाने वाले नहीं हैं हम, क्योंकि वो हमारी मेहनत है, लोगों को वो हम बांट के ही जाएंगे। अगर किसी वजह से ऐसा लगता कि मुझे धक्का मार के बाहर निकाल भी दिया गया, तो भी ये समझ में बात आएगी कि ये सब कुछ उनके पास छोड़ के जाने वाले हैं, एक पैसे का भी मैंने कहीं फ़ायदा नहीं लेना है। तो अब ये सारी बातें अगर पब्लिक नहीं समझ रही है, ये ज़्यादा समझदार हैं, तो फिर उसका फैसला पब्लिक कर देगी कि कहाँ क्या होना है। लेकिन फ़िलहाल मैं एक वर्कर ही हूँ, लोगों की बात रखने वाला हूँ, मुझे कहीं पॉलिटिक्स से ज़्यादा लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स में हम सिर्फ ये है कि हमारे पास एक साधन होता है कि इनके पास अपनी बात रखें, चाहे जीते कोई चाहे हारे कोई, और इनकी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जाती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर जो प्लानिंग करती है वो लोगों में रिजल्ट के तौर में सामने आता है। जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा हो तो फिर हमारे पास तो इमीडिएट जो होता है कॉन्टैक्ट, वो तो पॉलिटिकल सेटअप ही होता है। अगर ये नहीं सुनते हैं तो फिर डायरेक्ट प्रशासन के पास जाते हैं, पर जो प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर मीडिया के पास आ जाते हैं। जब यहाँ भी मसला कोई हल नहीं होता तो कुछ चीज़ों के ऊपर अपनी कोई ना कोई लीगल ओपिनियन लेके वहाँ पे सपोर्ट लेता है कोर्ट की, ये लास्ट रास्ता होता है। तो इसलिए आज की डेट में जैसे इन्होंने ये बिजली की एक मीटिंग की पिछले दिनों में, बड़ी अच्छी मीटिंग की, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि वो मीटिंग में कुछ नहीं निकला, हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह की और मीटिंग्स होनी चाहिए अलग अलग मुद्दों पर, इंतजार करना पड़ेगा उस सारी चीज़ों का। बहुत सारे इश्यूज उसमें हैं, जैसे उसमें पेमेंट का मसला है, जैसे ग्रिड इंस्टॉलेशन का मसला है। जो ग्रिड का हमारा जो प्रपोजल था, जो बमाक के अंदर 5-6-7 साल पहले चला था, पार्क का था, वो डडुआ में बन गया है, पनासा ठाकरा कोट में बन गया है। बमाक का जो है वो भी पेंडिंग है। तो उसके ऊपर जो हमारे यहाँ से बमाक से उनको परमात्मा स्वर्ग में जगह दे, शाह मोहम्मद जी जो एक्शन PDD रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा रोल रहा है। उन्होंने प्रोजेक्ट को साथ में होकर इस एरिया में उसका प्रपोजल बनवाया है, हम भी उनके साथ रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बना अभी तक। अब उस प्रोजेक्ट को बनवाएं और ग्रिड हमारे बमाक के अंदर लगे, वो एक सोल्यूशन है। उसके लिए टाइम लगेगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी करें, उसके ऊपर हम टाइम देंगे उसको। और उसके बाद जैसे इनका शेड्यूल कट है, वो लोग देखेंगे कि इन्होंने शेड्यूल जो पावर का है वो कितना कट किया है। और अगर किसी जगह जैसे अब उसमें एक इंपॉर्टेंट इशू था मीटर्स का, कि मीटर इंस्टॉल करवाइए, बिलिंग जो है लोगों की वो इतनी ज़्यादा है कि लोग बेयर नहीं कर पाते हैं। अब मुझे ये बताएं जनाब कि जो लोग बमाक के अंदर बिल के लिए चला रहे हैं वो वही लोग हैं जो मीटर भी नहीं खरीद सकते हैं, और 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी 50% से ज़्यादा, बमाक से ज़्यादा खतरनाक जो हालत है लोगों की ज़िले के अंदर, वो मुझे पता है। उन लोगों को कई फंड्स अरेंज करके इनके पास पैसे का प्रोविज़न होता है। उसके ऊपर मैं एक तथ्य दे सकता हूँ, एक सबूत दे सकता हूँ कि अपने उस फंड्स में से यूज़ करिए, जा किसी NGO को पकड़िए, जा और नहीं तो कर सकते तो कंपनियों को पकड़िए, रेलवे वालों को। गाड़ी फ्री आपके पास अगर पहुँच सकती है तो उसको छोड़िए एक दिन के लिए।
उसमें से पैसा पकड़ के लोगों को 1000-1500 रुपये का अच्छा मीटर लगवा के दीजिए, लोग भी खुश हो जाएंगे और उनका बिल भी आ जाएगा अच्छे तरीके से। उसके ऊपर अगर इनकी जो मॉनिटरिंग होती है, जो मीटर रीडर्स होते हैं, लाइनमैन होते हैं, उनको एक जिम्मेदारी इन्होंने सौंपी है, वो एक अच्छा काम है अगर वो हो जाता है तो। लेकिन मीटर कौन लगाएगा, उसके ऊपर भी तो एक सवाल है। अब ऐसे ही सवाल डिलिमिटेशन के ऊपर भी है। आप कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हम चाहते थे बड़ी बने, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का मसला आ गया तो इसमें हम, अब बताइए सेकंड ऑप्शन क्या है। तो हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है जनाब। आपको कॉन्स्टिट्यूंसी बमा की अलग बनानी है, फाइट करनी है, उसके लिए करते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इलेक्शन आप ही ने लड़नी है, हमने नहीं लड़नी है। अगर नहीं बनती है आपसे तो सेकंड ऑप्शन के चक्कर में लोगों को गुमराह मत कीजिए। सेकंड ऑप्शन आपका किसी को मंजूर नहीं है, फिर जहाँ भी होगा वो कंप्रोमाइज़। ऑप्शन क्या कहा जा रहा है? कंप्रोमाइज़ है इनकी तरफ से। सेकंड ऑप्शन वो बताना चाह रहे थे कि आप बताइए, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कुछ लोगों को वहाँ पे एजुकेट करके कि मेरी मर्जी के हिसाब से हो, लेकिन वो बात वहाँ पे चली नहीं। क्या क्या बात रखी? ये तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन कुछ बातें हो रही थी, लेकिन वो नहीं चली। अब क्यों कह रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन दीजिए, सेकंड ऑप्शन दीजिए? कोई तो बात है उनके दिमाग में, क्योंकि ये बात मुझसे भी कही है कि मैंने भी एक प्रपोजल दिया हुआ है और वहाँ से कुलदीप दुबे जी ने भी दिया हुआ है। अब पौनी के लोग जहाँ आ जाते हैं, नहीं जी अब रविंदर रैना जी हमें सुंदरमणि के साथ ले जा रहे हैं, हम नहीं जाना चाहते। अब अपनी ही पार्टी, अपने ही नुमाइंदे, अपनी ही गवर्नमेंट एक तरफ से कहते हैं कानून जो है, दूसरी तरफ से कानून का खुद विरोध करते हैं। जिले के अंदर बनेंगी और वो बाहर की बात भी हो रही है। यही बातें लेके लोग जो हैं वो परेशान हैं। इनको एक सीधा रोड मैप जो है वो रखना चाहिए। और फिर मैं उस बात पे आ जाऊं कि जो जिला रियासी के अंदर जो कौंसिल बनी है, कौंसिल के इतने बड़े बड़े रेजोल्यूशन पास हो जाते हैं कानून का रेफरेंस देके, जिसमें बारीधार का इश्यूज़ है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जनाब एक अच्छा सा कानून की सेक्शन ढूंढ के उसके ऊपर ठप्पा लगा दीजिए, पूरे की पूरी मेजॉरिटी आपके साथ है, कौन मना कर रहा है? एक भी अगर डीडीसी काउंसलर मना करता है तो हम, ये मजाक था जो रेजोल्यूशन पास किया गया, क्योंकि सत्ता में है पार्टी, उन्हीं की सत्ता में केंद्र में है और उनके लिए बारीदारों का मुद्दा हल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। रेजोल्यूशन पास करने की क्या ज़रूरत थी, क्या लगता है? सर मैं रेजोल्यूशन के ऊपर बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो रेजोल्यूशन इन्होंने बताया बड़े दमदार तरीके से कि ये पावर में होता है, ये कानून की सेक्शन के मुताबिक होता है, कानून के दायरे में होता है, मैं उसके खिलाफ नहीं जाता। उसी को आधार बना के मैं ये कहता हूँ कि यही और इससे भी स्ट्रांग सेक्शन ढूंढिए आप अपने उसके PRI में और बमा के लिए मोहर लगा दीजिए। और वो रेजोल्यूशन जब गवर्नमेंट ठुकरा देती है फिर हम आपके साथ हैं। ऐसा तो आपने किया नहीं, कोई मीटिंग ऐसी नहीं रखी, कोई काउंसिल में नहीं बैठे आप, कोई बमा के लिए प्रस्ताव नहीं। और बमा का ही सिर्फ इशू नहीं था, वो अरेस्ट बाय डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का इशू था और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में एक ही बननी है, तो उसके हिसाब से वो पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती थी, वो इनकी काउंसिल की भी जिम्मेदारी बनती थी और एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बमाग इनकी भी बनती थी। मोंगरी वालों से बात इन्होंने नहीं की, पंचारी वालों से बात इन्होंने की। हालांकि पंचारी के जो DDC बने हैं वो अप्रोच कर रहे हैं कि हम आपके लिए बात करते हैं, आप हमारा सपोर्ट करिए। मोंगरी से जो BDC साहब बने हैं वो हमारे पास बिल्कुल शामिल हैं कि बमाग, मोंगरी और पंचारी को बना के वो लोग सपोर्ट करके आगे बढ़ के लीड रोल लेके इस बमाग को जोड़ के अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के हक में अप्रोच करके आज कमीशन के पास जाने वाले हैं। लेकिन ये कहते हैं, अभी कल तक यही कह रहे थे हमें सुझाव दीजिए। तो इनको तेज सिंह जी, अब ये मुलाकात कब हुई थी आपकी DDC चेयरमैन सराफ सिंह नाग जी के साथ अंतिम बार, या फिर फ़ोन पर बात कब हुई थी? क्या होती है बातचीत या बिल्कुल बंद हो चुकी है? नहीं, बातचीत तो उनसे डायरेक्टली मैं ऑफिस गया था, यही इनके इश्यूज़ को लेके जब वो चेयरमैन बन गए थे। क्योंकि मैंने इलेक्शन में पहले ही बोल दिया था, जब लोग क्वेश्चन पूछते थे कि आप 5 साल 4 साल इलेक्शन के बाद दिखे नहीं तो फिर आपके ऊपर हमें भरोसा नहीं है, तो उस वक्त 1-2 टूर इन्होंने अकेले लगाया। जब विधायकी इलेक्शन लड़े थे उसके बाद हारे थे कुछ हज़ार 2,000 के करीब वोटों से, उसके बाद जिस तरह से आप क्या कह रहे हैं कि लोगों के बीच में नहीं गए, एज ए अपोजिशन लोगों का हालचाल जानने नहीं गए, ये बात आप कर रहे हैं? जी, बड़ा लंबा इनके साथ एक लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया था जब DDC की इलेक्शन हुए, तो वो अगर एक एक बात के ऊपर बात करें तो बात लंबी होगी। मैं कभी में होते थे जब प्रचार DDC का चल रहा है। मैंने एक टूर जो था 1-2 गांव में नहीं गया था। लोगों ने जब क्वेश्चन पूछे इनको कि हम आपको वोट नहीं देंगे, लेकिन मेरे लिए जब क्वेश्चन खड़ा हुआ कि वो कहाँ पे हैं, तो मुझे लोगों के प्रेशर के हिसाब से फिर मुझे सामने निकलना पड़ा। हालांकि मैंने लोगों को कहा था सपोर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप सामने होंगे तो फिर हम मानेंगे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो हमें भी इनको वोट देना नहीं है। अब हमारे लिए एक लायबिलिटी थी कि एक KS ऑफिसर की नौकरी छोड़ के अपने पड़ोस से पूरी दुनिया में अपना एक जो अपनी लीडरशिप साबित करना चाहता है, वो यहीं पे अगर घुटनों के बल आ जाए तो मेरे लिए क्या, वो पूरे बमा के लिए एक मतलब समझो एक दबा लग जाता। उस चीज़ से बचने के लिए मेरा अंदर का फैसला था कि इनको जताएंगे ही जताएंगे हम। लेकिन जब लोगों में गया, मैंने कह दिया था, मैंने पब्लिक को कहा था, जब लोग मुझे क्वेश्चन पूछने लगे कि भाई क्या करना है, मैंने कहा आपका अगर मन बन रहा है तो मैं उससे पहले आपके साथ हूँ। आप खुल के वोट दीजिए, जहाँ कोई इनके खिलाफ कैंडिडेट इनके कद का है ही नहीं, पार्टी कोई है नहीं दूसरी, खत्म करिए बातों को, कोई पार्टी नहीं है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं एक सरफ सिंह की बात करता हूँ कि इनको जिताना है, क्योंकि इनका BDC का जो मेंबर है वो भी उनके कहने पे मैंने खुद प्लानिंग करके पूरे बमाग के साथ बात करके उनकी पूरी कोशिश की थी कि वो जीते। अब इनको भी हमने जिताना जो बमाग ने अपना एक फ़र्ज समझा, तो लेकिन ये बात लोगों से हमने कही थी कि हम आज इनके साथ ऐसे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और आप जिम्मेदारी से आप अपना काम कर रहे हैं जी, हम देख रहे हैं, आप वोट दीजिए।
जब इलेक्शन के बाद की बारी आती है तो मुझे पता है मेरा पक्ष आपके साइड होगा, इधर मेरा कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कंधा देके खड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि पॉलिसी जो इनकी होगी वो तभी कामयाब होगी मैं अगर आपके पास खड़ा हूँ। जमहूरियत का यही तरीका होता है। और वो एक इशारा था, संकेत मात्र था। इलेक्शन के बाद में जैसे अगर महीना 15 दिन 2 महीना किसी जगह से कॉन्डक्ट में नहीं रहा तो उनको दिमाग में जो शक पड़ना शुरू हो गया। अब लोग मेरे पास आने शुरू हो गए, मैंने भेजने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर पहला डेपुटेशन डीसी ऑफिस में, इनके चेयरमैन साहब के ऑफिस में रेलवे का रियासी का गया था। बेरोज़गार जो लड़के थे वो गए थे, कुछ इंजीनियर्स थे, कुछ और भी टेक्निकल में जो स्किल सेमी स्किल लोग थे वो गए थे। अब उनको बात करते करते जो बात हमने बड़ी संजीदगी से बात रखी और उन्होंने भी ठीक से सुना। अब दूसरे दिन जो रिपोर्ट आती है उनको कह दिया गया कि आप जिसके दिमाग में चल रहे हो ना, ये रास्ता छोड़ के सीधे रास्ते में आ जाओ। जब मेरे से बात हुई मैंने कहा आपका काम बनना चाहिए, आप सीधा रास्ता जो बोलते हैं उसी को मान लो। उन्होंने इस दावे से कहा था कि ये सराब सिंह जी का खास आदमी है, हो सकता है इसकी बात मान ली जाए, क्योंकि उनको पहले ही इग्नोर कर दिया जा रहा था। 2-3 बार वो चला गए थे अकेले भी। फिर जब मैं गया तो बात हुई। उसके बाद जब ऐसी बात सुनी मैं थोड़ा स्लो हो गया। अब उसके बाद भी लोग जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं नहीं कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमें भड़काया जा रहा है, कभी इधर घुमाया जा रहा है, कभी उधर घुमाया जा रहा है। तो वो सारी बातें जो थी वो अब किस विषय में वो उनके साथ क्या बिहेव हो रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय था कि वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे। इसी तरह के हज़ारों तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन दर्जनों और सैकड़ों डेपुटेशन और सैकड़ों लोग जो हैं वो इनके पास किसी न किसी मुद्दे पर जाके निराश होकर हमारे से बात करने लगे हैं। अब मैं लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ कि भाई मेरी बात भी नहीं सुनने वाले हैं जी। मैंने कोशिश की इनके पास जाने की, लोगों के साथ में गया। जाते जाते जब लगा मुझे कि नहीं ये बात जो है इतनी आसानी से सुनने वाले नहीं है, तो फिर मैं मीडिया के सामने आके मैंने पिछली बार कोशिश की थी थोड़ी सी बात रखने की। अब आगे अगर कोई जैसे भी इनकी कोई हरकत होती है जो पब्लिक के खिलाफ जाती है तो उसके लिए हम डेफिनेटली टाइम टू टाइम बात रखते रहेंगे। तो अब क्या आप पार्टी कोई ज्वाइन करेंगे जल्दी या फिर इसी तरह रहेंगे? नहीं, मैं बमा का एक छोटा सा वर्कर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पंच था, उसके बाद सरपंच लोगों की देन थी वो बन गया। आज मैं सरपंच को सपोर्ट करता हूँ। आज मैं बमा की जो पांगन देवता डेवलपमेंट कमेटी है उसकी सपोर्ट करता हूँ। आज मैं बीडीसी डीडीसी के जो कार्यशैली उसको भी सपोर्ट करता हूँ, अगर वो तारीफ़ के काबिल है तो। अगर मुझे लगता है कहीं गड़बड़ है तो हम इनको अगर एमएलए या मिनिस्टर के रूप में आगे देखने का विचार हमारा है तो फिर हमें इनकी इस कार्यशैली को थोड़ा सा और असेस करते हुए, एवेल्यूएट करते हुए जो पिछले हमारे विधायक हैं उनके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। जब वो हम कंपेयर करते हैं तो फिर हमें ये लगता है कि किसी ना किसी टेन्योर में कोई ना कोई काम हुआ है। जब हम उसको कोट करते हैं तो इनको प्रॉब्लम होने लगती है, मिर्ची लगने लगती है। अब फिर देखो ना बात वही आ जाती है। मैंने किसी एक फिल्म में वो गाना है जब पता नहीं डायलॉग है, अब मैं भूल गया हूँ, थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गई है, बचपन में सुना करते थे। कहते ना कि मैं बोलूँगा तो फिर बोलोगे कि बोलता है। तो मैं तो आज तक कभी बोला नहीं। आपने देखा होगा मेरा पिछला जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है मीडिया में, मैंने ये दूसरी बार शायद आप इंटरव्यू कर रहे हैं, उससे पहले कहीं तहसील के इशू पे कर ली होगी बात, तो तब तो वो इनके पक्ष में जाती थी। और शुरू से जब इनके पक्ष में बात करते करते हम बूढ़े हो गए तब तक तो कोई क्वेश्चन था नहीं हमारे ऊपर। अब जब पब्लिक हित में बात करते हैं तो वो इनका नाम तो लेके हम कर नहीं रहे हैं, पर जब इनको लगता है कि हमारे लिए एक लायबिलिटी बढ़ती जा रही है तो फिर ये डायरेक्टली आ जाते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। तो ऐसी साजिश जो है, इनको साजिश नहीं मानना चाहिए। आप डेमोक्रेसी को समझिए, आप पब्लिक को समझिए, वोटर सपोर्टर के जज्बात को समझिए, और उसका नमूना इन्होंने देख लिया है 3 दिन पहले जब बमा के अंदर। अब उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं खड़े। इनके बीडीसी साहब कह रहे हैं, कुछ और लोग कह रहे हैं कि भाई ये एक प्लानिंग थी और प्लानिंग के तहत लोगों को कुछ यहाँ पे पट्टी पढ़ा दी गई थी। जनाब बोर्ड आप दोनों को लोगों ने दिए, मैंने कब बोर्ड लिए? मैंने उनको बोर्ड दिलवाया, मेरी टीम ने उनको बोर्ड दिलवाया, बमाग वासियों ने बोर्ड दिए। अब उसमें प्लानिंग अगर किसी की है तो फिर प्लानिंग का मौका देते क्यों हो आप, अगर ऐसा है तो इसके लिए इनको समझना पड़ेगा कि पब्लिक का वो जो नमूना है इनके साथ कितना उनको अभी हमदर्दी रह गई और कितना विश्वास रह गया, वो मेरे ख्याल से पांगन देवता जी के देवस्थान पे हो गया है। तो अब मैं चाहूँगा कि इनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कहीं ये सब राजनीति तो नहीं, जो तमाम बातें आप कह रहे हैं किसी बड़े नेता के कहने पर तो नहीं? मैं तेज सिंह मेरा नाम है जी, और मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हर लीडर को पता है। अगर कोई बंदा मेरी किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी पे, मेरे किसी काम काज करने के तरीके पे, चाहे वो इलेक्शन के अंदर कहीं एजेंट का खर्चा ही हो वो डिस्ट्रीब्यूट करने में, लेने या देने में, अगर कहीं से कोई 1% भी अगर मेरी गलती को निकाल के सामने रख दे, मास हुआ इस बात के कि जे जब बंदे से बात करता है तो लिहाज नहीं करता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको सीधा बात करता है। इसके अलावा अगर मेरे ऊपर कोई अगर शिकायत हो जाए, कोई अगर साबित करके दे दे, तो मैं ये कहूँगा, राजनीति तो खैर बड़ी छोटी चीज़ है, मैंने कभी इसमें मैं गया ही नहीं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं बमाग से अपना राशन कार्ड कटवा के बमाग का बासी कहलाने का हकदार भी नहीं। इससे ज़्यादा डंके की चोट में और कुछ कह नहीं सकता। और इनके पास अगर दम है तो बात सामने करें, मेरे इसी पार्क के अंदर बात करूंगा मैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
तो आरोप तेज सिंह जी पूर्व सरपंच सुजनदार पंचायत के आरोप कई सारे लगाए हैं। इनका कहना है कि जो भी डीडीसी चेयरमैन शराब सिंह नाग जी के खिलाफ यानी कि जो मुद्दे उठाता है जनता के, उन्हें पागल घोषित कर दिया जाता है और साइडलाइन कहीं ना कहीं उन्हें कर दिया जाता है। कुछ मुद्दे भी इन्होंने उठाए हैं और इन्होंने कहा है कि उन मुद्दों पर जिस तरह से जवाब मिलना चाहिए था, जिस तरह से काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और कई सारे आरोप इन्होंने डीडीसी चेयरमैन शराब सिंह नाग जी पर मढ़ दिया। इन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इन्होंने ढेर सारा काम उनके साथ किया, चुनाव जिताने में उनकी मदद की, हर समय उनके साथ रहे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब जनता के मुद्दे हल करने की बारी आई तो वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि हो सकता है इसमें राजनीति भी हो और इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर डीडीसी चेयरमैन शराब सिंह नाग जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनका इंटरव्यू भी आप तक, उनकी बातें भी, उनके जवाब भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।